मॅडम स्टार्ट करा चला. एक मिनिट थांबा, एक मिनिट. बफरिंग होते त्याला हे करणं रेकॉर्डिंगला. शुरू करा मैडम. नमस्ते बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका अंधेरी टाटा कंपाउंड स्कूल से मैं मीनल पाटिल आप सबका इस पाठ में स्वागत करती हूँ. बच्चों, आज हमारा विषय है हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं इकाई पहली पाठ 3 वाहारे हमदर्द, जिसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी. बच्चों, हमारे जीवन में हास्य को बहुत महत्व है. अगर हास्य जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन शुष्क या नीरस बन जाएगा. किसी को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल है. बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ के लेखक घनश्याम अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने हमदर्द लोगों पर व्यंग कस के हमें हंसाने की कोशिश की है. मैंने अभी आपसे कहा कि किसी को रुलाना बहुत ही आसान है, लेकिन हंसाना बहुत ही मुश्किल है. अब हम हमारे जो लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. लेखक घनश्याम अग्रवाल जी का परिचय इस तरह है. उनका जन्म 4 सितंबर 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ. उनकी रुचि अध्ययन काल का मतलब जब वो विद्यार्थी थे तभी से ही लेखन में विकसित हुई है. उनकी लेखन की विशेषता यह है कि लेखक ने अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढा और उसे धारदार व्यंग में ढाला है. यह हमारे लेखक जो है वो जो लेखक है अखिल भारतीय मंचों पर एक हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है. बच्चों, उनकी प्रमुख कृतियां जो बहुत कम है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हास्यपूर्ण है. पहली है हसीधर के आईने, हास्य व्यंग. आजादी की दुम, आई एम सॉरी, यह कविता है. और अपने अपने सपने, यह लघु निबंध है. इस पाठ का थोड़ा सा सारांश या परिचय मैं आपको बताती हूँ. लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है कि एक और विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला है, तो दूसरी ओर बड़ी रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानवता को दर्शाया है. मानसिकता को दर्शाकर उन्होंने हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायक बन जाती है, इसका सुंदर मार्मिक शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है. दूसरी बात जो इस पाठ का सार है, बच्चों, मरीजों को देखने जाना यह हमारी परंपरा है. जब मरीजों को हम देखने जाते हैं तो मरीज को आनंद भी मिलता है, एक उत्साह मिलता है, लेकिन खुशी के साथ साथ कभी कभी मिलने वाले जो होते हैं वो परेशानी का कैसे कारण हो जाते हैं, यह अब इस पाठ में हम देखने जाएंगे. बच्चों, इस पाठ के माध्यम से घनश्याम अग्रवाल जी ने ऐसे पात्र, ऐसी घटनाएं हमारे सामने रखी है जो घटनाएं सुनकर या पढ़कर हमें हंसी आ जाए. पहले पाठ का नाम ही देखो क्या है, वाहारे हमदर्द. वाहारे हमदर्द, वाहारे के बाद बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है और हमदर्द का मतलब है सहानुभूति दर्शक, यानी प्यार करने वाले. लेकिन ये प्यार करने वाले कभी कभी किस तरह मुसीबत का कारण भी बन जाते हैं, यही इस पाठ में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें घनश्याम अग्रवाल जी ने बताया है. मैं आपको परिच्छेद बताकर उस परिच्छेद के माध्यम से कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आएंगे, ये भी बता देती हूँ. आप ध्यान से सुनेंगे. शुरुआत इस तरह है कि लेखक एक दिन पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे. अब आपका प्रश्न होगा, पूंजीवादी का मतलब क्या है और समाजवादी का मतलब क्या है?
बच्चों, पूंजीवादी यानी भांडवलवादी, जिसे हम अमीर कहते हैं, और समाजवादी का मतलब है सर्वसामान्य गरीब लोग। तो लेखक साइकिल से आ रहे थे और सामने से कार आ रही थी। लेखक को जोश आया और जोश से उन्होंने साइकिल जोर से चलाई। सामने से कार वाला भी जोर से आ रहा था, जिस कारण एक दूसरे को घृणा से देखा। घृणा यानी तिरस्कार, तिरस्कार से देखा और साइकिल और गाड़ी एक दूसरे को भिड़ गए। भिड़ जाना, टक्कर होना। और जैसे ही टक्कर हुई, लेखक गिर गए। लेकिन आज भी इंसानियत कायम है। इंसानियत का मतलब है मानवता, क्योंकि वहां खड़े आजू बाजू के सब लोग दौड़कर आए और उन्होंने लेखक की सहायता की। लेखक ने आंखें खोली तो लेखक ने देखा कि वे किसी बिस्तर पर पड़े हुए हैं और उनके इर्द गिर्द यह शब्द आया है, परिचित अपरिचित, यह भी शब्द आया है। चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द का मतलब है आजू बाजू, और परिचित अपरिचित का मतलब है पहचान वाले बिना पहचान वाले लोग खड़े थे। लेखक ने प्रश्न पूछा, मैं कहाँ हूं? देखो, किसने किससे कहा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और इससे संजाल पूर्ण करो। अब लेखक ने जैसे ही पूछा कि मैं कहाँ हूं, एक उत्साहित व्यक्ति बहुत ही आवेशपूर्ण उन्होंने जवाब दिया, जो जवाब आपको संजाल पूरा करने के लिए आएंगे। तो उन्होंने पूछा लेखक ने कि मैं कहाँ हूं? तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में हो। पहला जवाब। दूसरा जवाब, आपका एक्सीडेंट हो गया है। तीसरा जवाब, सिर्फ पैर में फ्रैक्चर है और अब घबराने की कोई बात नहीं। बच्चों, ये 4 मैंने इसलिए आपको कहा क्योंकि आपको संजाल पूर्ण कीजिए, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि मैं कहाँ हूं, इस पर लेखक को कौन से जवाब आए, जो मैंने अभी आपको बताए। अब लेखक ने देखा कि उनकी एक टांग तो सही सलामत थी, लेकिन एक टांग जो है, दूसरी टांग जो है, जो रेत के स्टैंड पे सहारे लटकी हुई है। लेखक ने अपने टांग की तरफ देखा और लेखक ने मन में विचार किया, अरे मैं तो सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हूँ। सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही लेखक कांप गए। यहाँ मुहावरा आया है, कांप जाना। कांप जाना का मतलब है भयभीत होना, क्योंकि लेखक के मतानुसार सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यानी सुविधाओं का अभाव। कभी ऐसी भी स्थिति होती है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, ऐसी भी स्थिति कभी कभी हो जाती है। लेखक डर गए, क्योंकि एक तो सरकारी अस्पताल और उसमें से प्राइवेट वार्ड में कोई मरीजों को मिलने का समय नहीं होता। जनरल वार्ड में तो समय होता है, लेकिन प्राइवेट वार्ड में कोई कभी भी आ सकता है। लेखक जिस कारण कांप उठे, प्रश्न तैयार हुआ, क्यों कांप उठे? क्योंकि वो सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती थे। बच्चों, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे आता है कि प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करना, इसका मतलब है, मराठी में उसे कहते हैं फर्क स्पष्ट करो। इसमें ऐसा भी प्रश्न आता है, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति जो 2 मार्क के लिए आता है, उसमें पूछा जाता है कि सार्वजनिक अस्पताल की सुविधाओं के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो आपको अपने विचार स्पष्ट करने हैं, सार्वजनिक अस्पताल के बारे में आपका क्या मत है। इस तरह लेखक ने सोचा, टांग टूटना यह एक घटना है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह दुर्घटना है। बच्चों, यहाँ भी संजाल पूर्ण करो आएगा। लेखक के मत से घटना क्या है और दुर्घटना क्या है? लेखक के मत से घटना है टांग टूटना और दुर्घटना है कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना।
अब लेखक को दूसरी ही चिंता सताने लगी। अब कौन सी चिंता अब सताने लगी? अब हमदर्दी दिखाने वाले लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। हमदर्दी का मतलब है सहानुभूति, प्रेम करने वाले। लेकिन उनका प्रेम कभी कभी कितना महंगा पड़ जाता है वो हम आगे देखने वाले हैं, और कभी कभी परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। इस तरह लेखक उसके ही बारे में सोच रहे थे। तभी लेखक ने सोचा कि दर्द के मारे पहले से तो नींद आती नहीं, थोड़ी बहुत आती भी है तो मिलने वाले बिना समय देखे चले आते हैं, जगा देते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ औपचारिकता दिखाने के लिए आते हैं। बच्चों, औपचारिकता दिखाने का मतलब है सिर्फ दिखावा करना, अपनी सूरत दिखाने आना। आज लेखक ने तय किया, चाहे कोई भी आ जाए, मैं आंखें खोलूंगा नहीं। और वो शांति से पड़े रहे, बिल्कुल आंखें खोलेंगे नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा। पहले पात्र आए हैं उनके ऑफिस के बड़े बाबू। बड़े बाबू जैसे ही आए, उन्होंने देखा लेखक सोए हुए हैं, शांति से पड़े हुए हैं। उन्होंने सोचा कि उन्हें बिना जगाए अगर मैं चला गया तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं आया हूं। इसलिए उन्होंने लेखक को, बड़े बाबू ने धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे हिलाने के बावजूद भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया कि जिस टांग पर उनका फ्रैक्चर है उसी टांग पर उन्होंने थोड़ा सा दबाया। जैसे ही फ्रैक्चर पर दबाया, लेखक दर्द कर रहा उठे। उन्होंने आंखें खोली तो बड़े बाबू मुस्कुरा कर बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? यानी एक तो जगाया, जहां दर्द होता है वही दर्द दबाया, और बाद में हंसते हुए कहते हैं, कहो अब दर्द कैसा है। यहाँ लेखक ने व्यंग किया है, और यह वाक्य ध्यान से सुनो, कहिए अब दर्द कैसा है। बच्चों, यह वाक्य किसने किससे कहा के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इसमें आपको चिन्ह आए हैं, विराम चिन्ह आए हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं? तो दोहरा उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह। बच्चों, इसके लिए भी प्रश्न आता है आपको। इस वाक्य में योग्य विराम चिन्ह का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से विराम चिन्ह कहाँ कहाँ डालने हैं। इसके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। बड़े बाबू आकर गए। अब दूसरी घटना लेखक ने बताई है। अब दूसरे कौन? तो मोहल्ले वाले। मोहल्ले वाले में सोनाबाई नाम की औरत अपने 4 बच्चों को लेकर लेखक को देखने अस्पताल आ गई। बच्चों, 4 बच्चे जो छोटे हैं। जैसे ही वो आई, उन्होंने अपने 4 बच्चों को बताया, देखो ये चाचा जी। लेखक सोचने लगे, जैसे कोई चिड़ियाघर में जाता है और चिड़ियाघर में जाकर ये देखो बंदर दिखाते हैं, वैसे सोनाबाई ने अपने बच्चों को हमें दिखाया जैसे किसी चिड़ियाघर में बंदर दिखा रही हो। देखो, ये देखो चाचा जी। किसने किससे कहा? सोनाबाई ने अपने बच्चों से कहा। और इस वाक्य में भी बच्चों विराम चिन्ह आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोहरा उद्धरण चिन्ह है, उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस तरह विस्मयादि बोधक हमारे मन की भावनाएं, विचार जिससे प्रकट होते हैं जब इस्तेमाल किया जाता है, वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे 4 बच्चे आए, 4 बच्चों में से एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। छोटी लड़की दवाई हाथ में लेके कथकली डांस करने लगी तो एक लड़का रप रप के लेखक को आवाज आई। रप रप की आवाज कहाँ से आई? लेखक ने ध्यान से देखा तो एक लड़का रेत के थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। इस तरह 4 बच्चे उधम मचा रहे थे। ध्यान से सुनो, 4 बच्चे क्या कर रहे थे, क्योंकि आपको संजाल पूर्ण कीजिए।
संजाल पूर्ण कीजिए। इसके लिए आपको यह प्रश्न आएगा सोनाबाई की 4 बच्चों की शरारतें। तो 4 बच्चों ने एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर, छोटी लड़की दवाई की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, तो एक लड़का रेत की थैली पे क्या कर रहा था, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। संजाल पूर्ण करो बच्चों। और एक आया है शब्द रपरप। रपरप शब्द के बीच में बच्चों छोटा सा डैश है जिसे योजक चिन्ह कहा जाता है। यह योजक चिन्ह जिस 2 शब्दों के बीच में लगाया जाता है तब वो शब्द युग्म कहलाता है। व्याकरण में आपको 1 मार्क के लिए ये शब्द प्रश्न आता है। प्रश्न इस तरह पूछा जाता है बच्चों कि परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म ढूंढकर लिखो। शब्द युग्म ढूंढना यानी 2 शब्दों के बीच में छोटा सा जो डैश होता है, जिस डैश को हम हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। तो इस पाठ में अभी हमने 3 शब्द युग्म देखे। इर्द गिर्द शब्द देखा, परिचित अपरिचित शब्द देखा, दूसरा अभी आपने रपरप शब्द देखा। इन्हीं शब्द युग्म कहते हैं। ये भी बच्चों ध्यान में रखो क्योंकि ये भी आपको परिच्छेद में पूछा जाएगा। ऐसे 4 बच्चे उधम मचाने लगे। लेखक कुछ बोले इससे पहले ही छोटी लड़की के हाथ में जो दवाई की शीशी थी, जो कथकली नृत्य कर रही थी, डांस कर रही थी, दवाई की शीशी हाथ से गिर गई। जैसे ही हाथ से गिर गई, सोनाबाई ने सिर्फ उसको एक तरफ नजर घूर कर देखा और बाद में हंसकर उन्होंने लेखक से कहा, भैया पेड़े खिलाओ पेड़े। अरे दवाई का टूटना शुभ माना जाता है। देखो ये वाक्य भी किसने किससे कहा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़े खिलाओ पेड़े, दवाई की शीशी टूटना शुभ माना जाता है, मानो आपकी बीमारी गई। ये किसने किससे कहा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सोनाबाई ने भैया पेड़े खिलाओ पेड़े, दवाई की शीशी टूटना तो शुभ माना जाता है, किसने किससे कहा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई अस्पताल से निकली। बच्चों 2 घंटे तक उन बच्चों ने और सब सोनाबाई के बड़बड़ ने पूरा अस्पताल का माहौल, आप सोचो कैसे किया होगा, मरीज की क्या हालत की होगी। इस तरह बच्चों उसने यह कहा कि अब मैं फिर से आऊंगी कहकर वो चली गई। इस तरह प्रश्न आ गया यहाँ, लेखक भीतर से क्यों कांप गए। भीतर से कांपना इसका मतलब भयभीत होना, क्योंकि सोनाबाई ने कहा कि मैं फिर से आऊंगी। ये दूसरी पात्र है जो लेखक को मिलने आई है। अब तीसरी घटना यह है कि दूसरे गांव से जब कुछ लोग आते हैं वो बहुत प्यार से आते हैं, लेकिन किस तरह गलत फहमी का शिकार होते हैं वो हम देखेंगे। तीसरी घटना है, लेखक ने देखा कि उनके कमरे के सामने एक टैक्सी रुकी। एक आदमी बाहर आया और जो रोते रोते ही आया और रोते रोते आकर उसने लेखक के छाती पर औंधा पड़कर जोर जोर से रोने लगा। औंधा पड़ना इसका मतलब उल्टा पड़ना। औंधा पड़कर जोर जोर से रोने लगा, मुंह गड़ाए रोने लगा। मुंह गड़ाना यानी छाती पर मुंह रखकर जोर जोर से चिल्लाकर रोना। तो इस तरह, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो, किसने किससे कहा। इस तरह बोलकर वो जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर के बाद उसका रोना शांत हुआ और उसने लेखक से नजर मिलाई। नजर मिलाना का मतलब है देखना, अच्छी तरह देखना। तो उसे समझ में आया वो किसी गलत कमरे में आया है। बाद में उसने आंखें मिलाई, देखा कि कोई अलग व्यक्ति है, तो एकदम चुप हो गया और चुप होने के बाद धीरे से हंसते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैं तो गुप्ता जी से मिलने आया हूँ, शायद मैं गलत कमरे में आ गया। यह बोलकर माफी मांगकर वो बगल के कमरे में चला गया। बच्चों बगल के कमरे में इसका मतलब है बाजू के कमरे में, और इसमें भी आंख मिलाना यानी देखना यह शब्दार्थ आया है। और दूसरी बात उन्होंने किसने किससे कहा, हंसते बोला माफ करना
मैं गलत कमरे में आ गया हूँ, मुझे गुप्ता जी से मिलना था, मुझे गुप्ता जी से मिलना था। और फिर वो वहां से बगल के कमरे में उसी तरह रोने लगा। लेखक को इतना गुस्सा आया, जो गुस्सा उसको उस पर नहीं आया, उस व्यक्ति पर नहीं आया, तो अपनी बीवी पर आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि बीवी को ऐसे लगा कि इतने जोर जोर से अगर ये रो रहा है, शायद ये इनका कोई रिश्तेदार या करीबी दोस्त है, जिस कारण वो इतना जोर से रो रहा है। यह समझकर लेखक के बीवी ने उसके टैक्सी का भाड़ा दे दिया था, जिस कारण लेखक को बहुत गुस्सा आया अपने बीवी पर। बच्चों, यहाँ प्रश्न तैयार हुआ है, लेखक को अपने पत्नी पर गुस्सा क्यों आया? यहाँ आप समझ सकते हैं कि पत्नी को लगा इतने जोर जोर से अगर ये रो रहे हैं, इसका मतलब ये कोई मेरे पति के करीबी रिश्तेदार या करीबी दोस्त ही होंगे। ये हो गई हमारी तीसरी घटना। अब चौथी घटना है, चौथा पात्र जो है वो है कवि लपकानंद। कवि लपकानंद जो शहर के कवि है, कि जिनकी सूरत हम कभी भी देखना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनकी सूरत हम कभी भी देखना नहीं चाहते, लेकिन वही व्यक्ति कभी कभी क्या आता है, हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिसको हम टालते हैं, जिसको दूर से देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन कभी कभी वही व्यक्ति किस तरह औपचारिकता निभाने के लिए हमारे पास आ जाते हैं और किस तरह हमें सताते हैं, यह उसका उदाहरण है। देखो, जिससे लेखक हमेशा भागते थे, ऐसे कवि लपकानंद। क्योंकि जब भी लपकानंद आते, किसी को पकड़ते, तो 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं जाते। अब 10-20 कविता पिलाने का मतलब क्या है? तो 10-20 कविता पिलाना, इसका मतलब है सुनाना। तो अब हमें देखना है लपकानंद किस तरह लेखक के पास आए और अस्पताल में उन्होंने क्या क्या किया। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे कवि लपकानंद। जैसे वो अस्पताल में आए, लेखक ने देखा, लेखक को अभी फिक्र होने लगी कि अब ये क्या करेंगे। जैसे वो आए, उन्होंने बोलना शुरू किया। अब उन्होंने क्या कहा, वो ये क्यों इतने दिन नहीं आए, इसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। बच्चों, यह प्रश्न संजाल पूर्ण करो के लिए महत्वपूर्ण है। लपकानंद जी ने क्या कहा? तो लपकानंद जी ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से मैं कवि सम्मेलन में व्यस्त था। सच कहता हूं, आपके बारे में ही सोच रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। रात को इसी संदर्भ में मैंने कविता बनाई। देखो, यहाँ संजाल पूर्ण करो, इसके लिए आएगा, आपको प्रश्न आएगा कवि लपकानंद ने क्या कहा, और 4 चौखट दिए जाएंगे, और 4 चौखट में आपको लपकानंद जी क्या क्या बोल गए। तो पहले बोले, पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में व्यस्त थे। सच कहता हूं, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। रात को इसी संदर्भ में मैंने आप पर एक कविता बनाई। अब कविता बनाई, बगल में झोला था, झोले में डायरी थी। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी डायरी निकाली। बच्चों, एक वाक्य का प्रश्न यहाँ तैयार हुआ है। लपकानंद जी ने क्या निकाली? डायरी निकाली। लपकानंद जी के बगल में क्या था? झोला था। छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे जो एक वाक्य के हैं। अब लपकानंद जी शुरू करते हैं उनकी कविता, जिस कविता को बेतुकी कविता कहा गया है। बेतुकी का मतलब है बिना मतलब की।
बिना मतलब की कविता लेखक ने अब कवि ने शुरू की, लेखक को सुना रहे हैं। कविता इस तरह है। असम की राजधानी है शिलांग। असम की राजधानी बोल रही हो। शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। अरे मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। अरे मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। बच्चों देखो, ये बेतुकी क्यों कहा गया है? बेतुकी यानी बिना मतलब की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यमक किया है, उसका कोई मतलब नहीं है। किस तरह किया है? असम की राजधानी शिलांग। मेरे दोस्त की टूटी है टांग। मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। यानी किस तरह आया है? शिलांग टांग रॉन्ग। इस तरह बेतुकी कविता उन्होंने की। कविता सुनकर वो लेखक को ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी थी? कविता कैसी रही? और दूसरी आंख बोल रही हो, बोल बेटा अब मुझसे भागेगा। बोल बेटा अब मुझसे भागेगा। इसका किसने किससे कहा में आ सकता है? ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, वो उनके मन में ही उन्होंने बोले हैं। किसने? कवि लपकानंद जी ने मन में ही बोले हैं। और ज्यादा वो कविता सुनाए इससे पहले लेखक ने क्या किया? जल्दी से उन्हें चाय पिलाई और चाय पिलाई कविता सुनने का वादा किया कि मैं जरूर आपकी कविता बाद में सुनूंगा। उन्हें वहां से रफू चक्कर कर दिया, विदा कर दिया। बच्चों, इस तरह ये चार पात्र यहाँ कवि ने व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं, हमदर्दी जताने के लिए। हमदर्दी यानी सहानुभूति। सहानुभूति जताने के लिए ये व्यक्ति आ तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी किस तरह उस मरीज को परेशान कर देते हैं, इसका बहुत ही व्यंग्यात्मक वर्णन चार पात्रों के माध्यम से लेखक ने किया है। बच्चों, अब अंत का परिच्छेद है। अंत में लेखक ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, यह हम देखते हैं। अब लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे अगर तुझे मेरी टांग तोड़नी ही है तो जरूर तोड़। एक तो टूटी है, दूसरी भी अगर तोड़नी है तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर इस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित नहीं हो। बच्चों, ये प्रश्न पूछा जाता है, लेखक ने अंत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की? तो ईश्वर से यह प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी है तो जरूर तोड़, लेकिन उस जगह तोड़ना जहां कोई मेरा परिचित न हो। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि मरीज को आराम की ज्यादा जरूरत है बच्चों। लेकिन यहाँ जो लेखक को मिलने आए हैं वो सब लेखक का आराम हराम कर देते हैं, लेखक को परेशान कर देते हैं, जिस कारण लेखक ने भगवान से यह प्रार्थना की है। और अंत का वाक्य, जो वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इसके लिए है। किस तरह वाक्य है? क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। रिक्त स्थान बेदर्द के नीचे आ सकता है या हमदर्दी के नीचे आ सकता है। फिर से वाक्य सुनो। क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। बच्चों, यहाँ तो पाठ का पूरी कहानी खत्म होती है, लेकिन यह पाठ हमें जनरल नॉलेज भी देता है। जनरल नॉलेज क्या है? हमें किस तरह अस्पताल में जाते समय कौन सी सुविधाएं बरतनी चाहिए, मरीज को किस वक्त मिलने जाना चाहिए, जाने के बाद उसको हमारे कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो अस्पताल के नियम हैं वो हमें अच्छी तरह निभाने हैं। बच्चों, घनश्याम अग्रवाल जी जो लेखक है, उन्होंने व्यंग किया है इस छोटी सी बात पर बहुत बड़ा संदेश हमें दिया है। पाठ तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो थोड़े मैं आपके साथ चर्चा करती हूँ। प्रश्न इस तरह है, मरीज से मिलते जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। यह स्वमत अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दूसरा, इस पाठ में या इस परिच्छेद, परिच्छेद आपको आता है, पता है आपको, लेकिन पाठ में से हम देख रहे हैं, इस पाठ में आए शब्द युग्म लिखो। शब्द युग्म जो मैंने व्याकरण का टॉपिक आपको अभी स्पष्ट किया, शब्द युग्म यानी दो शब्दों के बीच छोटा सा जो डैश होता है, जिस डैश को योजक चिन्ह कहा जाता है, जो दो शब्दों के बीच होता है, वो शब्द युग्म इस पाठ में आए हैं। धीरे धीरे, इर्द गिर्द, परिचित अपरिचित, आसपास, आया समझ में आपको? रप रप, ये शब्द आए हैं जिसके बीच में योजक चिन्ह है, वो आपको समझ में आया होगा। पाठ में बहुत सारे विराम चिन्ह आए हैं, आपको ढूंढना है कौन कौन से विराम चिन्ह है और वो विराम चिन्ह के नाम क्या है और वो कब इस्तेमाल करते हैं। ये व्याकरण का एक टॉपिक है। दुहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, इनका इस्तेमाल इस पाठ में हुआ है। इसके साथ ही साथ संजाल पूर्ण करो के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चौखट आपको आ सकते हैं। सोनाबाई के 4 लड़कों की शरारत, सोनाबाई के 4 लड़कों की शरारत, उसके साथ ही साथ लेखक ने मैं कहाँ हूं ऐसा जब कहा तो उनसे उनको मिले हुए जवाब, वो 4 जवाब चौखट में आप लिख सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, लेखक के मत से घटना दुर्घटना कौन सी है और घटना कौन सी है? घटना है उनका पैर टूटना और दुर्घटना है सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, ये महत्वपूर्ण है। बच्चों, अब इस पाठ में आए हैं जो शब्दार्थ, उस शब्दार्थ के बारे में हम देखेंगे। शब्दार्थ कौन कौन से आए हैं, वो शब्दार्थ आप लिख भी सकते हैं। मैं आपके सामने रखती हूँ वो शब्दार्थ। हिंदी में पाठ तीसरा, हमदर्द, वाहरे हमदर्द, घनश्याम अग्रवाल जी। इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ है पूंजीवादी, पूंजीवादी का अर्थ है भांडवलवादी या अमीर। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ है सर्वसामान्य या गरीब व्यक्ति। घृणा यानी तिरस्कार, इंसानियत यानी मानवता, हमदर्दी यानी सहानुभूति, औपचारिकता यानी दिखावा, औंधा पड़ना, इसका मतलब उल्टा पड़ना, उल्टा पड़कर जोर जोर से जो रो रहे थे तो औंधा पड़ना, औंधा यानी उल्टा पड़ना। बगल में, इसका मतलब बाजू में। बेतुकी यानी बेमतलब की। पिलाए यानी सुनाया, यहाँ सुनाया शब्द, इसका मतलब सुनाया। देखो, कवि लक्कानंद जी ने कविता पिलाई, पिलाई का मतलब है सुनाई। व्यस्त, मग्न, इसके साथ ही साथ इर्द गिर्द शब्द आया है, इर्द गिर्द यानी आजू बाजू में। बाद में परिचित अपरिचित, पहचान वाले यानी बिना पहचान वाले, परिचित यानी पहचान वाले, अपरिचित यानी बिना पहचान वाले। 2 मुहावरे आए हैं, टांग अड़ाना, टांग अड़ाना का मतलब है बाधा डालना, बाधा डालना, और दूसरा है कांप उठना, कांप उठना का मतलब है भयभीत होना। बच्चों, यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। अगर आपको इस पाठ में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न छोटे छोटे इस पाठ में आ सकते हैं जो आपको मैंने आपके साथ चर्चा की है। अस्पताल के बारे में, प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। सोनाबाई के 4 लड़के, मोहल्ले वाले किस तरह आकर तंग करते हैं, तो मोहल्ले वाले के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। लक्कानंद कवि जैसे कवि आए हैं तो कैसे, जो औपचारिकता दिखाने के लिए जो कवि आते हैं या कोई लोग आते हैं तो किस तरह हमें परेशानी होती है, यह सब इस पाठ में बहुत ही सुंदर तरीके से घनश्याम अग्रवाल जी ने हमें बताया है। बच्चों, यहाँ मेरा पाठ खत्म हो चुका है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैडम, हेलो मैडम,
आपने कहा उसको दर्द नहीं होगा क्या? उसके टूटे हुए टांग पर दबाया तो? इसी तो लेखक ने व्यंग किया है, यह व्यंग किया है। इसे हास्य व्यंग क्यों कहा है? क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे भी आते हैं, अरे उसने मुझे देखा नहीं, वो तो सो रहा है, मरीज तो सो रहा है, उसने तो मुझे देखा नहीं, तो देखना चाहिए। तो धीरे धीरे पहले हिलाना शुरू किया बड़े बाबू ने। बड़े बाबू यानी लेखक के बड़े अफसर। सिर्फ हिलाया नहीं, अभी भी वो आंख नहीं खोल रहे, तो मुझे कैसे उन्हें पता चलेगा कि मैं आया हूँ? तो उसने उस जगह हाथ लगाया, जोर से दबाया जिसमें उन्हें दर्द हुआ। इसीलिए तो पाठ का नाम है वहारे हमदर्द। वहारे हमदर्द यानी हमदर्द यानी सहानुभूति दर्शाने वाले। और वहारे क्यों किया है? तो यह विस्मयादि बोधक है, यानी उपहास से किया है कि वहारे हमदर्द, तुम तो मुझे प्यार जता रहे हो और एक बाजू में मेरे जहां दर्द हो रहा है वही तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, मुझे शांति से नहीं सोने दे रहे हो। यही तो लेखक ने व्यंग करके यह पाठ व्यंगात्मक दृष्टि से हमें हंसाने की कोशिश की है। आया समझ में? हाँ, आया समझ में। ओके। बच्चों और कोई है समस्या आपको? ठीक है, इस तरह यह पाठ यहाँ खत्म हो जाता है बच्चों। अगले पाठ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपको स्वाध्याय पूरा करना है। स्वाध्याय देखना है, छोटे छोटे परिच्छेद में से खुद को प्रश्न निकाल कर, मैंने आपको बताया कैसे प्रश्न निकालते हैं, निकाले जा सकते हैं। आप खुद भी निकाल सकते हैं बच्चों। प्रश्न आप खुद निकालो और आप खूब उसका स्वाध्याय की प्रैक्टिस करो। आपको शुभकामनाएं परीक्षा के लिए, और इस पाठ को आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। यहाँ पाठ खत्म कर देती हूँ। धन्यवाद।